हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आरजे एकेडमिया। सो ये एक पूरी सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। इस सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कॉमन टॉपिक्स रहेंगे जो आपके सीपीए एज वेल एज इन ईए की कंटेंट और ये टेक्स्ट प्रिपरेशन के अंदर बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जो सीरीज रहेगी ये सिर्फ और सिर्फ आपके सीपीए के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूँ तो ये सीपीए के रेगुलेशन पार्ट के लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। और साइड बाय साइड वेरियस एलिमेंट्स जहां पर आपके ईए के आते हैं, फॉर एग्जांपल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, वहां पर भी ये टॉपिक्स का कवरेज मिलेगा। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक रहता है रेंटल एंड रियल एस्टेट इनकम के लिए। सिर्फ और सिर्फ रेंटल और रियल एस्टेट इनकम या उससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है, उसकी और भी जो एंसिलरी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर रेंटल एक्सपेंसेस, या फिर लॉस लिमिटेशन रूल्स, वेदर इट्स योर एट रिस्क रूल, पैसिव एक्टिव लॉस, योर एक्सेस बिजनेस लॉस, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरा इन डेप्थ डिटेल क्लास रहने वाला है और इसके अंदर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रहेगा। इसमें आपके साथ में मैं सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ही नहीं पढ़ाने वाला, मैं आपके साथ में उनके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक. And one thing I would like to say, if you guys are watching this video in night or even during the afternoons, you might be feeling lazy. So guys, go get your chai, lassi, chach, coffee, or anything would you like to have. Do not bring those kind of stuffs which keeps you intoxicated during the class, just so that it keep you wake up throughout the session, and I will teach you in such a way that you do not feel dizziness, you do not feel laziness during the class. So let's hop into our video. Let me share my screen and then we can go one by one on each particular topic. सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन इस वक्त दिख रही होगी। नहीं दिख रही तो भी मुझे बता देना, और दिख रही है तो भी मुझे बता देना। नीचे कमेंट के अंदर डाल देना जो भी आपके पॉइंट्स रहते हैं। ये मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया था कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन रीच अस आउट एट support@rjacademia.in। मैं आपको वहां पर हमेशा अवेलेबल रहूंगा। आपकी जो भी रिप्लाईज, जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग सीपीए एनरोलमेंट और ई एनरोलमेंट, सॉरी सीए निकल जाता है गलती से, ईए के एनरोलमेंट के लिए, तो यू कैन रीच मी आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। So please note it down. My email address is support@rjacademia.in। और अगर आप में से किसी के पास में भी मेरा नंबर नहीं है तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9116556052। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9116556052। ओके, और आप मुझे कभी भी रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। ओके, नाउ लेट्स dive into the topic and discuss what exactly is there in our rental income. Okay, so हमारे रेंटल इनकम के अंदर क्या आता है? मैं आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये सारे नोट्स मेरे ही इन हाउस डेवलप नोट्स है। कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, फील फ्री टू आस्क मी, ड्रॉप अ मैसेज, ड्रॉप मी ईमेल, यू कैन व्हाट्सएप मी, आई हैव शेयर्ड यू माय नंबर्स, एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस, अलाउ मी अ सेकंड सो दैट मैं ये इधर से इसको इधर ले आता हूँ। ओके, सो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है रेंटल इनकम। ओके, रेंटल इनकम में आपको ये चीज डिसाइड करनी रहेगी कि कौन सी इनकम आपकी रेंटल इनकम कंसिडर होती है। ओके, और उसके लिए क्या क्या एक्सपेंसेस अलाउड रहते हैं, अलाउड एक्सपेंसेस। ये भी ध्यान रखना रहता है कि हमारे पास में शायद ऐसा कोई सिनेरियो रहेगा जहां पर हमारे रेंटल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं रहेंगे, बट साइड बाय साइड ये भी पॉसिबल है कि हमारी रेंटल इनकम भी अलाउड नहीं रहेगी। एक सिनेरियो ऐसा भी आएगा जहां पर आपको ऐसा नोटिस होगा कि शायद हमारा जो रेंटल लॉस है वो हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या हमारा जो रेंटल एक्सपेंस है वो हम फुल्ली ही डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, फुल्ली डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा रेंटल एक्सपेंस
हम पूरा का पूरा उसको अलाउड, मतलब पूरा एक्सपेंस हम उसको डिडक्ट कर पाएंगे हमारे रेंटल इनकम से। तो ये सारी क्लासिफिकेशन रहती है कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कौन सी इनकम को कहां पर रिपोर्ट करेंगे। सेम जैसे कि जनरली आपको अगर पता होगा कि हम सारी की सारी रेंटल रिलेटेड एक्टिविटीज या रेंटल इनकम रिलेटेड एक्टिविटीज हमारे स्केड्यूल ई के अंदर रिपोर्ट करेंगे। बट ऐसा शॉर्ट हर वक्त नहीं होगा, कुछ ऐसे सिनेरियोज रहेंगे जहां पर आपकी स्केड्यूल ई की इनकम में रिपोर्ट नहीं होगा, मतलब रेंटल इनकम आपकी स्केड्यूल ई के अंदर रिपोर्ट ना होके वो या तो स्केड्यूल वन के अंदर जाके रिपोर्ट हो सकती है, या फिर वो आपका अगर बिजनेस रहता है तो वो स्केड्यूल सी के अंदर जाके रिपोर्ट होगी। तो ये जो भी सिनेरियोज होंगे हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि मैंने ऐसे बोली कि यार रेंटल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे, रेंटल इनकम अलाउड नहीं होगी, पूरे के पूरे रेंटल इनकम और एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएंगे, पार्शियली रेंटल इनकम एंड एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। तो वो क्या सिनेरियोज रहते हैं, हम वन बाय वन जाएंगे। तो लेट्स सी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि एक रेंटल इनकम क्या होगी, कौन सी रेंटल इनकम को कंसिडर करते हैं। सबसे पहली चीज, कोई भी तरह का कैश अगर आपको मिल रहा है तो वो रेंटल इनकम आपके लिए कंसिडर हो जाएगी। चलिए ये चीज डन। बट सर किसी ने अगर हमको कैश नहीं दिया और हमको सीधा दे दिया कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा देंगे, या हम कोई बार्टर एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि रेंटल इनकम आप जो हम आपको रेंट पे करने वाले हैं उसकी जगह हम आपको कार दे देते हैं, हम आपको यार्ड दे देते हैं, हम आपको जेट प्लेन दे देते हैं या कुछ और दे देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो आपको नोटिस में रखना है, दिमाग में रखना है, वो ये रहता है कि कैश, कोई भी तरह का कैश आपकी रेंटल इनकम होगी। मतलब एक टेनेंट ने आपको कैश दिया, वो आपकी रेंटल इनकम बन गई, पीरियड। नेक्स्ट स्टोरी, अगर कोई एक्सचेंज करा है, सर्विसेज एक्सचेंज करी है, या कोई गुड्स या कुछ प्रोडक्ट एक्सचेंज करा है, तो उस टाइम पे हम उस प्रोडक्ट का या उस सर्विस का फेयर मार्केट वैल्यू इंक्लूड करेंगे। तो इन शॉर्ट, कोई भी कैश, कोई भी अदर चीज दी है अपार्ट फ्रॉम कैश, वी विल बी कंसिडरिंग इट एज आर रेंटल इनकम। ओके, अब जो प्रोडक्ट और सर्विस आया है उसको हम किस वैल्यू पे लेंगे, हम उसको लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर। ओके, थर्ड थिंग, अगर किसी, अगर आपके टीनेंट ने आपके लिए कोई काम किया, आप आपका टीनेंट वहां रह रहा है और वो टीनेंट चला जाता है कहीं पे, सॉरी लैंडलॉर्ड चला जाता है घूमने के लिए, वो चला गया मायामी बीचेस पे वहां पर मजे करने के लिए, पीछे से लैंड टीनेंट अपने घर, उस घर के अंदर है और वहां पर पानी की मोटर खराब हो गई, या चिमनी फर्नेस जो होती है वो खराब हो गया, या हीटिंग सिस्टम खराब हो गया, या फिर उधर से कोई बालकनी टूट के नीचे गिर गई। तो इस टाइम पे जो भी सर्विसेज या लेट्स फॉर एग्जांपल कोई टैक्सेस पे कर दिए, प्रॉपर्टी टैक्सेस पे कर दिए, अब ये सारी चीजें कौन बेयर कर रहा है, ये सब चीजें बेयर कर रहा है आपका टीनेंट। तो उस टाइम पे अगर टीनेंट ने कोई एक्सपेंसेस बेयर करा है और उस एक्सपेंसेस को अपने रेंट में से डिडक्ट कर दिया है, ठीक है, तो वो जो एक्सपेंसेस डिडक्ट हुआ है वो भी रेंट का पार्ट कंसिडर हो जाएगा। समझे, नहीं समझे कोई बात नहीं, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो सपोजिंगली महेश बाबू, महेश बाबू इन, ये है हमारे टीनेंट भाई साहब, TENANT। ओके, ये हमारे टीनेंट है। इन्होंने एक घर, प्यारा सा घर लेके रखा हुआ है ऑन रेंट। अब इसके अंदर यहाँ पर ये फर्नेंस है, ये फर्नेंस जो थी वो टूट के गिर गई, यहाँ पर ये टूट के गिर गई, ये चकना चूर हो गई, चकनाचूर हो गई, चकनाचूर हो गई। ओके, अब यहाँ पर कोई भी चिमनी नहीं है। ओके, कोई चिमनी नहीं है। अब टीनेंट के जो लैंडलॉर्ड है वो बाहर गए हुए मायामी के अंदर बीचेस के ऊपर वो मजे कर रहा है। तो अब महेश बाबू ने क्या किया, महेश बाबू ने सिंपली इस चिमनी को रिपेयर कराने का समझा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर लैंडलॉर्ड नहीं है मैं इस चिमनी को रिपेयर करा देता हूँ। इस पर्टिकुलर हाउस की या इस पर्टिकुलर होम की जो रेंटल इनकम थी, पर मंथ की रेंटल इनकम थी, वो सपोजिंगली $1000 है। ओके, अब यहां पर क्या होगा कि जब लैंडलॉर्ड आएगा इसके नई चिमनी बनाने के लिए, इसने $200 का पेमेंट किया, $200 का पेमेंट किया। सो सिंपली पुट, अब लैंडलॉर्ड, टीनेंट लैंडलॉर्ड को कितना देगा, कितना देगा बताओ, कोई गेसवर्क, कोई गेसवर्क, कोई गेसवर्क नहीं, कोई बात नहीं। सो $800 वो रेंट में देगा उसे। ठीक है, क्यों दिए, क्योंकि उसने ये माइनस करके रख दिया है, ये
ये लाइबिलिटी किसकी थी, ये जिम्मेदारी किसकी थी, ये लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी थी, उसको ये चीज सही करा के रखना था, पर वो सही करा के नहीं रखा। तो यहां पर लैंडलॉर्ड की रेंटल इनकम कितनी हुई, एनी गेस वर्क? कोई भी गेस वर्क नहीं, ठीक है मैं बता देता हूं। लैंडलॉर्ड की रेंटल इनकम हुई $1,000। है सर, ये क्या कह रहे हो आप, लैंडलॉर्ड की इनकम 1,000 रेंटल इनकम कैसे हो गई? सो टेक्निकली क्या हो रहा है, जब कभी भी कोई लैंडलॉर्ड के सॉरी टेनेंट लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे या इन ल्यू ऑफ रेंट कोई भी एक्सपेंसेस बेयर करता है और वो एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देता है रेंटल इनकम, जो भी रेंट पेमेंट होता है उसमें से, तो लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा खेल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर चलने वाला है। करंटली मैं लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के शूज में खड़ा हूं, मैं वहां से देख रहा हूं कि कौन सी इनकम मैं कंसिडर करूंगा, कौन सी इनकम को मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो एक्सपेंस था ये महेश बाबू ने अपने बिहाफ पे कराया, ठीक है, क्योंकि ये जिम्मेदारी थी लैंडलॉर्ड की, पर उसने कराया नहीं, वो बाहर घूम रहा था। तो अब क्या हो रहा है, जो लैंडलॉर्ड है, मैं सपोजिंगली मैं ये लैंडलॉर्ड हूँ आरजे, आरजे ने आरजे के जब रिटर्न फाइलिंग हो रही होगी तो उस टाइम पे वो कंसिडर करेगा $1,000 एज पर रेंटल इनकम। बट एक अच्छा सा बट और आ जाता है, बट ये ही बंदा मतलब आरजे इसका इफेक्ट ले सकता है, मतलब आरजे कहेगा कि अब मैं इसका डिडक्शन लूंगा $200 को, तो नेट इफेक्ट, जो नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट कितना का आएगा, $800 का नेट इफेक्ट आएगा। और ये ही इनकम टैक्सेबल होगी, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर एक डिडक्शन ले लिया है $200 का। ये डिडक्शन किस लिए, पहले हमने क्या किया, पहले हमने उसको रेंटल इनकम में वापस से इंक्लूड कर दिया और फिर हमने उसको डिडक्ट करा दिया। तो लॉ ऐसा कहता है, सिंपल वर्ड में बताता हूं, लॉ ऐसा कहता है कि अगर कोई एक्सपेंसेस टेनेंट ने कराया है इन ल्यू ऑफ रेंट, ठीक है, तो वो एक्सपेंस को, और वो एक्सपेंस को वो माइनस करके लैंडलॉर्ड को बाकी का पेमेंट रिटर्न करता है, बाकी का रेंट का पेमेंट करता है, तो जो एक्सपेंस है वो फर्स्ट जाएगा उसके इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, और ग्रॉस इनकम आ गई, ग्रॉस इनकम के अंदर से वो रिड्यूस करेगा अपने एक्सपेंसेस को, तो नेट इनकम अपने पास में आ जाएगी, और यही नेट इनकम होगी आपके लिए टैक्सेबल। तो आपके पास में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपके साथ में सेपरेटली डिस्कस करूंगा, इसके वीडियो के अलावा भी एक और डिस्कशन करूंगा कि कैसे होने वाला है, उसका क्या पर्टिकुलर एमसीक्यू आएगा, कैसे वो टेस्ट होगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग, पूरी की पूरी ग्रॉस इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा और बाद में उसका वो डिडक्शन भी ले लेगा, तो नेट इफेक्ट आपका $800 का आएगा। आई होप आप यहां तक तो समझ गए, ठीक है, अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, होल्ड ऑन, जब तक मैं एक और आपके एमसीक्यूज का एक वीडियो लेकर आऊंगा उसके अंदर हम और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहां तक समझ में वेल एंड गुड, नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन और एक बार डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, यहां पर ईए के अंदर और सीपीए के अंदर सिर्फ एक ही चीज टेस्ट होने वाली है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, कोई भी तरह का किसी भी तरह का रट्टाफिकेशन होना ही नहीं है, करना ही नहीं है, हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे जाना है। चलिए, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी रेंटल इनकम है, ठीक है, और आप उसका प्रॉपर बिजनेस नहीं करते हैं, अगर आपका प्रॉपर बिजनेस नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ मैं एक बार एसी चला लेता हूँ, गर्मी लगने लगे, अगर आप उस चीज का बिजनेस नहीं कर रहे तो उस टाइम पे ये रेंटल इनकम, मतलब ये जो आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट करके आपने एक बिल्डिंग खड़ी करी, एक घर बनाया है और उसको आपने रेंट पे देके रखा हुआ है, तो क्या होने वाला है कि जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आपने बिल्डिंग रखी है और वहां से आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं, ध्यान रखना एक शब्द मैं बहुत क्लियरली वापस बोलूंगा, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी है आपकी जिसको आपने रेंट पे दे रखा है, तो वो आपकी होगी पैसिव इनकम, और पैसिव इनकम सारी की सारी जाके कहां पर रिपोर्ट होगी, पैसिव इनकम आपकी जाके रिपोर्ट होती है शेड्यूल ई के अंदर, फॉर्म 1040 के अंदर। ओके, ये हो गई एक बात। बट आपने, ये हो गई आपकी रियल एस्टेट की बात, रियल एस्टेट की बात, बट आपने पर्सनल प्रॉपर्टी देके रखी हुई है, पर्सनल प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स, कार दे दी आपने रेंटल के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो यहां पर दो सिनेरियोज बनते हैं, मैं थोड़ा सा सफाई का अभियान यहां पे चला लेता हूं और थोड़ा सा साफ सफाई कर लेता हूं ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कि यहां पर क्या हो रहा है। ओके, सो स्वच्छ भारत अभियान हो गया है हमारा, यहाँ पर अब बात करते हैं कि क्या होने वाला है।
रेंट की इनकम आपकी दो तरीके से आने वाली है। रेंटल इनकम आपकी दो तरीके से आएगी, एक आएगी आपकी रियल एस्टेट के थ्रू, ओके, और एक आएगी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी के थ्रू। ओके, आपके पास में दो तरीके से रेंटल इनकम आएगी। रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी अगर वो पैसिव है, अगर यहां पर भी दो बातें हो गई, ठीक है, यहां पर भी दो बातें हो गई, यहां पर भी दो बातें हो गई, यहां पर ये हो गई आपकी पैसिव इनकम, ये हो गई एक्टिव इनकम। अगर आपकी पैसिव इनकम है तो स्ट्रेट अवे कहां जाएगी, वो जाएगी बाबा स्केड्यूल ई में। और अगर वो एक्टिव इनकम है, मतलब आप इसका रेंटल एंड रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आएंगे, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करूंगा वो भी। बट अगर आपके पास में वो एक्टिव इनकम है, मतलब आप उसका बिजनेस चलाते हो, प्रॉपर धंधा आप कर रहे हो, किसका, रेंटल का, रेंटल एक्टिविटीज का बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो गई। और बिजनेस एक्टिविटीज भाई साहब कहाँ जाके रिपोर्ट होती है, वो जाके रिपोर्ट होती है शेड्यूल सी के अंदर। चलो सर, सर ये तो हो गई रियल एस्टेट की बात, गॉट इट, समझ में आ गया, चलो ये रियल एस्टेट की बात हो गई है। बट किसी बंदे ने अपनी कार चढ़ा दी, किसी ने अपना ट्रैक्टर चढ़ा दिया, किसी ने अपना इक्विपमेंट दे दिया रेंटल के अंदर, किसी का काम ही है रेंटल एक्टिविटीज के अंदर काम करने का, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टीज देने का, मतलब सिंपल सी प्रॉपर्टीज को वो दे रहा है, पर्सनल प्रॉपर्टीज है, इक्विपमेंट, कार, मशीनरी, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज है वो रेंट पे दे रहा है, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है, अगर आप यहां पर सेम बात हो गई, अगर आप उसका आप बिजनेस करते हो, अगर वो आपका बिजनेस है, तो स्ट्रेट अवे वो जाके कहां अटकने वाली है, वो जाके अटकेगी आपकी स्केड्यूल सी के अंदर। मतलब कि अगर आप पर्सनल प्रॉपर्टी के का बिजनेस करते हो, तो वो सारी इनकम, मतलब रेंटल इनकम है, दो नाम रेंटल है, नाम रेंटल है, सुन के लग रहा है कि नहीं स्केड्यूल ई में जाएगी, ना 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 ना, गलती मत करना, आपने तो सेफ साइड पे बिजनेस है, रेंटल इनकम का कहां जाएगी, वो जाएगी हमारे स्केड्यूल सी के अंदर। बट अगर वो आप उसका कोई बिजनेस नहीं करते, आपने जनरली उसको दे दिया है, कैसे, ऑन रेंट, ठीक है, मतलब आपका बिजनेस नहीं है, ना ही वो आपकी तरह से, काइंड ऑफ अ पैसिव इनकम हो गई, काइंड ऑफ अ पैसिव इनकम हो गई, तो उस टाइम पे मैं यहां पे लिख लेता हूं काइंड ऑफ पैसिव, काइंड ऑफ पैसिव, ओके। तो उस टाइम पे ये इनकम जाके रिपोर्ट होगी आपकी स्केड्यूल वन के अंदर। अब जिस जिसको स्केड्यूल वन पता है वेल एंड गुड, किस जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, मुझे मेल कर देना, मुझे कमेंट मैसेज ड्रॉप कर देना, कहाँ पे कि सर मुझे स्केड्यूल वन नहीं पता है, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, और हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि स्केड्यूल वन के अंदर कौन सी इनकम आती है क्या नहीं आती है, वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि कौन सी इनकम जाएगी स्केड्यूल ई के अंदर, कौन सी जाएगी स्केड्यूल सी के अंदर, और कौन सी जाएगी आपके स्केड्यूल वन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं कि सर कुछ और चीजें बताओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई आपको बोनस रिसीव हुआ है फॉर ग्रांटिंग लीज, पॉइंट ऑफ व्यू सोचना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज और मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं, जब हम लोग रेगुलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री पढ़ रहे हैं ईए के बारे में, एक है ना दीवार, अंबुजा सीमेंट से एक दीवार खड़ी कर देना अपने मस्तिष्क के अंदर, और वो दीवार क्या कहेगी कि हम इंडियन इनकम टैक्स को नहीं मिक्स करने वाले यूएस टैक्सेशन के अंदर। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, अगर आपने मिक्स कर दिया तो भैया गई लंका, नहीं समझ में आने वाला कुछ भी। सिंपली पुट, इंडियन टैक्सेशन इंडियन लॉस के ऊपर चलता है, यूएस टैक्सेशन यूएस लॉस के ऊपर चलता है, मिक्सअप नहीं करना बिल्कुल भी। मेरे पास में आके ये चीज तो बोलना भी मत कि सर हमारे इंडियन इनकम टैक्स में ये होता है, हमारे पास में ये ऐसे होता है, हम हाउस होल्ड इनकम को ऐसे एड्रेस करते हैं, हमारे पास में अदर सोर्स की इनकम होती है, हमारा कैपिटल गेन इस रेट पे टैक्स होता है, हमारे वेजेस इस रेट पे टैक्सेस होते हैं, हमारी सैलरी इस तरह से होती है। भैया कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर, अलग तरीके से चलने वाला मजा वहीं पर है, ओके। चलो, अब अगर आपने लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एक लैंडलॉर्ड है, थोड़ा सा इसका पॉइंटर छोटा कर देते हैं, अगर आप एक लैंडलॉर्ड है, अब लैंडलॉर्ड के बारे में आ रहे, क्यों, क्योंकि रेंटल इनकम किसको मिलने वाली, लैंडलॉर्ड को, रेंटल इनकम किसको मिलने वाली है, लैंडलॉर्ड को, ठीक है। तो रेंटल इनकम अब आपकी कहां पे जाकर रिपोर्ट होने वाली है, कौन सी रिपोर्ट होने वाली है, हमने एक चीज देख ली कि हमारे पास में कैश, प्रॉपर्टी और सर्विसेज है,
तो वो कहाँ, वो जाके हम लोग रिपोर्ट करेंगे। प्रॉपर्टी और सर्विसेज है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लेगी। अगर कोई इन ल्यू ऑफ रेंट है तो भी हम उसको कंसिडर कर लेंगे। चलो अब बात करते हैं कि कोई बोनस दे दिया आपको, ग्रेंट सॉरी बोनस दे दिया, बोनस मिल गया है आपको लीज लेने के लिए, अपफ्रंट कुछ दे दिया कि सर रखो, अभी रुकना। किसी ने बोला, मेरे को सुनने में आया है, किसी ने बोला कि सर सिक्योरिटी डिपॉजिट, आ रहा हूं प्रभु आ रहा हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ। ठीक है, अगर आपको कोई बोनस रिसीव हुआ है लीज के लिए, वो कहां इंक्लूड होगी, इंक्लूडेड इन ग्रॉस इनकम। परफेक्ट, हम आगे बढ़ते हैं। सर सिक्योरिटी डिपॉजिट बताइए, दो ठोको ताली बताओ। सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब ध्यान रखना सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल है, ठीक है, हमारे अकाउंटेंट भाइयों और बहनों, अब आप सिंपली मुझे एक चीज बताओ, मैं 1 सेकंड का पूर्ण विराम लेता हूं और मुझे एक चीज बताओ। अगर रेंटल इनकम है, ठीक है, किसी ने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, ठीक है, और आप लैंडलॉर्ड हो, आप अपने बैलेंस शीट के अंदर, ध्यान से सुनना, आप अपने बैलेंस शीट के अंदर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को किधर रखोगे, किधर शो करोगे, एसेट साइड में कि लाइबिलिटी साइड में, चलो बताओ। चलो ठीक है, बताया नहीं बताया, मेरी जॉब, रिकॉर्डेड वीडियो है, क्या कर सकते हैं। आप अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को शो करोगे लाइबिलिटी साइड में, क्यों शो करोगे, क्योंकि आप उसको रीपे करने वाले हो एट द एंड ऑफ द लीज। मतलब जब वो लैंडलॉर्ड सॉरी टीनेंट वेकेंट करेगा प्रॉपर्टी, आप उसको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड करोगे। परफेक्ट, ठीक है। अगर आप उस सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिफंड नहीं करने वाले, अगर आप उसको एडजस्ट करने वाले हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, दो सिनेरियोज बन गए हमारे पास में इस वक्त। हमारा पहला सिनेरियो कि रिफंड होगा, रिफंड होगा तो हम उसको इनकम के अंदर इंक्लूड ही नहीं करेंगे। अगर वो इनकम, वो रिफंड नहीं होता है और आप ऐसा कहते हो कि हम लास्ट मंथ की डिपॉजिट के अंदर, लास्ट मंथ के रेंट के अंदर उसको एडजस्ट करेंगे, तो आपको उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, आपको उसी वक्त इंक्लूड करना है जब आप अपना फॉर्म भरोगे। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने, ये आपकी टाइमलाइन है, 1 2, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, आपने यहाँ पर रेंट पे किया पूरे 12 महीने का, ये ईयर्स है, यहाँ पे मैं ईयर्स लिख देता हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। यहाँ पर आपने 10,000 का, $10,000 का रेंट पे किया, ठीक है, और आपने इसी वक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दे दिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया आपने $3,000 का। ओके, थोड़ा सोबर लिखना चाहिए मुझे। हाँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे कर दिया है, कितने का, $3,000 का। कहां पर, किस टाइम पे, फर्स्ट ईयर के अंदर। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब आप बोलते हो कि जो फोर्थ ईयर रहेगा उसका जो लास्ट मंथ रहेगा, मतलब 31 दिसंबर को, ये रेंट को एडजस्ट कर लेना। मतलब मैं 12वें महीने का आपको रेंट नहीं दूंगा और 12th मंथ के अंदर इसको एडजस्ट कर लेना, किसको, $3,000 को एडजस्ट कर लेना हमारे इधर। तो आप क्या करने वाले हो, क्या करने वाले हो, नया रूल सिखाने जानो भाइयों और बहनों, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे, हमें जिस वक्त भी कोई भी प्रीपेड रेंटल इनकम मिलेगी, द डे व्हेन वी आर गेटिंग और रिसीविंग द रेंटल इनकम, वी आर गोइंग टू इंक्लूड इट इनटू आवर gross income. Now who the hell this we is the landlord. Okay, so landlord has to include the $3,000 which is a non-refundable security deposit in the first year itself. ठीक है, ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आता हूं मैं इसके। अब क्या होगा, अब होगा हमारे पास में तांडव। तांडव कैसा, कि लैंडलॉर्ड के लिए तो उसी टाइम टैक्सेबल हो गया, लैंडलॉर्ड के लिए उसी टाइम टैक्सेबल हो गया व्हेन ही इज रिसीविंग द मनी, whenever he is receiving any kind of prepaid rent, it is going to be taxed then and there itself. Okay, but for the tenant it is going to be expensed in the year in which it belongs. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ, अब शूज चेंज करो, लेग चेंज करो। अब आ गए आप टीनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे, टीनेंट कब उसको एक्सपेंस आउट करेगा अपने पीएनएल के अंदर, तो टीनेंट उसको एक्सपेंस करेगा इन ईयर व्हाट, 1 है ना, ना ना, इन ईयर 4। दिस इज द क्रक्स अबाउट इट। प्रीपेड, सो लेट्स टेक अ, अगर हमें प्रीपेड रेंट मिल रहा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल रहा है एडवांस के अंदर, एंड वी आर गोइंग टू एक्सपेंस इट आउट, सॉरी
not sorry, we are not going to refund it, we are not going to refund it, then that security deposit for the landlord will be taxed in the year in which it has been received. Point one clear. For the tenant it would be in the year for which it belongs to. So in our example this 3k belongs for year number 4. So until and unless year 4 has arrived, he cannot expense it out. He will only expense it out in year 4. Okay. And if there is a refundable security deposit, you are not going to include it into the gross income. Okay. I hope you guys have understood up till here. If not, let me know. You can drop me a mail. You can drop me a message. RJ Academy is all there for you to help you out. ठीक है. चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं. ठीक है. हाँ, आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा. अब बात करते हैं पेमेंट फॉर लीज कैंसिलेशन एंड मॉडिफिकेशन. अगर आपको कोई एडवांस में पैसा मिल गया है, एडवांस छोड़ो, कोई भी आपने लीज कैंसिल कराने के लिए अपफ्रंट पैसा दे दिया है, तो आप उसको अपने इनकम के अंदर इंक्लूड करोगे. टीनेंट पेज द एक्सपेंसेस, जो मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा था, यहां पर कहां गया? ओके. सो टीनेंट पेज द एक्सपेंसेस काउंट एज रेंटल इनकम. टैक्स पेयर में डिडक्ट द सेम एक्सपेंसेस. अगर आपको वो 800,000 वाला एग्जांपल समझ में आया तो वो इधर से ही एक्सट्रैक्टेड था. अगर एक्सपेंस पे किया है, इंक्लूडेड इनटू द इनकम, लेटर ऑन क्या उसी टाइम पे एक्सपेंसेड आउट, मतलब डिडक्टेड फ्रॉम योर ग्रॉस इनकम. ओके. अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट्स करे हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट्स करे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू इज इनकम. इंप्रूवमेंट्स करे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू इज इनकम. इंप्रूवमेंट्स नॉट इन ल्यू ऑफ रेंट. इंप्रूवमेंट्स है जो कि रेंट के हित में नहीं है, रेंट के लिए नहीं करा गया है, नॉट इंक्लूडेड इनटू द इनकम. ओके. प्रीपेड रेंट पार्टनर, ऑलवेज इनकम व्हेन रिसीव्ड, ऑलवेज इनकम व्हेन रिसीव्ड. हमने अभी एक शपथ ली है कि जब कभी भी हमको कोई भी प्रीपेड रेंट मिलेगा, हम उसे उसी साल में इंक्लूड करेंगे इनकम के अंदर. चलो, यहां तक तो हो गया हमारा किस्सा खत्म. अरे सर एक पॉइंट छूट रहा है. हाँ दिख रहा है मुझे, छूट रहा है ना, जानबूझ के छोड़ रहा हूं, आगे आएगा ना, वो भी तो पढ़ना है, आगे भी तो है चीजें. चलो अब आगे बढ़ता है अपन एक और पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट इज, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम इससे डिटेल्ड एग्जांपल पे जाएंगे गाइस. we will go into more detailed example. This is just for your understanding, which you can read it out whenever you need. Okay. I will give you a detailed example. नॉट फॉर प्रॉफिट रेंटल्स. अब क्या हो रहा है कि आप ना ही बिजनेस कर रहे हो, नॉट डूइंग बिजनेस, नॉर इट इज योर पैसिव इनकम, नॉर पैसिव इनकम. Okay, neither it is your business nor it is your passive income. Okay, so it means that if you are doing certain services just for the sake of the society, मतलब not for profit, आप प्रॉफिट के लिए रेंटल कमा नहीं रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होने वाला है? अगर आप ऐसा कुछ भी काम कर रहे हो, ऐसी कोई रेंटल सर्विसेज दे रहे हो और उसमें ऐसा है कि आपके इनकम से ज्यादा आपके एक्सपेंसेस है. ओके गाइस, प्लीज इग्नोर माय हैंडराइटिंग, बहुत गंदी है, बहुत वाहियात है, मुझे भी पता है. अगर आपके इनकम से ज्यादा आपके एक्सपेंसेस है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट लिमिटेशन लगेगा. ये लिमिटेशन किस लिए लग रहा है? क्योंकि आप कर रहे हो नॉट फॉर प्रॉफिट रेंटल्स. अब ये लिमिटेशन क्या कहता है? ये लिमिटेशन कहता है कि आपके एक्सपेंसेस जो है वो लिमिट हो जाएंगे आपकी इनकम के बराबर, मतलब रेंटल इनकम के बराबर. सर एग्जांपल देके समझाओ ना. ये लो गाइस, अगर आपकी रेंटल इनकम है $10,000 फॉर एन एनम पूरे साल का, और आपके एक्सपेंसेस है $15,000 पर एनम, so you can take a maximum deduction up to what? $10,000. सर $5,000 का क्या होगा? ये $5,000 आपके हो जाएंगे लैप्स. इसके दो अभिप्राय निकलते हैं. पहला अभिप्राय,
पहला अभिप्राय कि आपका एक्सपेंसेस कहां तक लिमिट हो गए, आपके एक्सपेंसेस लिमिट हो गए आपकी रेंटल इनकम के बराबर। दूसरा अभिप्राय कि आप कभी भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लॉस होगा क्या कैरी फॉरवर्ड? लॉस विल नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। ओके, सो नॉट फॉर प्रॉफिट रेंटल्स के अंदर आपके पास में सिनेरियो यही रहता है। पहला सिनेरियो, एंड ऑफ द स्टोरी पीरियड, आपके एक्सपेंसेस लिमिटेड रहेंगे आपके इनकम तक, ठीक है। सेकेंड चीज, आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते। लॉस कब कैरी फॉरवर्ड होता है? लॉस उसी टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं आपके इनकम के अंदर, और जो रिमाइंडर बचता है वो आपका नेगेटिव फिगर रहता है, और नेगेटिव फिगर को आप कैरी फॉरवर्ड करते हो नेक्स्ट ईयर तक, या उसके नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बट नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर एक ही सिनेरियो निकलता है, वो सिनेरियो ये रहता है कि हमको लॉस ही नहीं ले जाना अगले ईयर तक, नेक्स्ट ईयर तक। तो हमने लिमिट कर दिया कि अब आपकी जितनी इनकम है उतना ही आपका एक्सपेंस रहेगा। अब आप बोलोगे सर, अगर हमारी इनकम है $10,000 और हमारे रेंटल एक्सपेंसेस हो गए हमारे $7,000, इस टाइम पे क्या होगा? तो इस टाइम पे आपका $3,000 का प्रॉफिट आया और ये आपका टैक्स खा जाएगा, इस पे टैक्स लग जाएगा। ओके, दैट इज द एंटायर स्टोरी ऑफ योर रेंटल नॉट फॉर प्रॉफिट। ओके, हाँ, अब आगे बढ़ने से पहले